अभी तक आपने सुना? भाई, हमारी गुड़िया तो सयानी हो गई है। अगम ने परी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर परी अपने कमरे में तैयार होने चली गई तो अगम चैन को बोला, चैन, ये मेरी इकलौती बहन है, ध्यान रखना इसका। अगम बोला, ये मेरी भी इकलौती मोहब्बत है अगम। मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। सॉरी, बट इट्स ट्रू। चैन बोला, मैं जानता हूँ। जब तुमने मिलने आने के लिए कहा था तभी मैं जान गया था। पर मुझे तुम परी के लिए पसंद हो, ध्यान रखना परी का अपने लिए। अगम हंसते हुए बोला। अब आगे। अगम की बात सुनकर चैन मुस्कुरा दिया और आकर उसे हक करते हुए बोला, तेरी ये चेहरा पढ़ने की क्वालिटी देखकर ही तो तुमसे दोस्ती की है। मैं बहुत कम दोस्त बनाता हूँ और तुम उन कम लोगों में से एक हो। ओ, तू रहने दे। मेरी बहन को पटाने के लिए मुझसे दोस्ती कर ली और अब मुझे फूंक चका रहा है। पर मैं भी हर किसी को दोस्त नहीं बनाता। तुझे बनाया क्योंकि तू मुझे दोस्त बनाने लायक लगा। अगम ने मजाक करते हुए कहा। अब यार मैं क्या कहूँ, जो तूने कहा सब ठीक है। अब तुझसे क्या बहस करूं? चैन ने हंसते हुए कहा। परी तैयार होकर आ गई। चैन अगम को बाय कहकर चल दिया। अगम उन्हें जाते हुए देख रहा था। दादी अपने कमरे से बाहर आई। ये मुंडा कौन है? दादी जी, ये चयन है, श्याम माल वाले आशीष का छोटा भाई है। फौजी अफसर है, सोहना है, अच्छा है। दादी जी, मैं परी के लिए ऐसा ही लड़का चाहता था, अब मिल गया है, जाने नहीं दूंगा। अगम बोला। कमाल है, मैनू तो ना मिला देता। मैं पाठ कर रही थी, थोड़ी देर और बिठा लेता, मैं उसनों मिल लेती। चल कोई नहीं, फिर कर दे, मिला देना, कहकर दादी सोफे पर बैठ गई। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, होटल में बहुत काम है, मैं तो परी के केस के लिए सिलसिले में आया था, कहकर वो चल दिया। सिटी हॉस्पिटल। झलक के एग्जाम खत्म हो गए थे, अब उसकी ड्यूटी सर्जरी वार्ड में थी। वो अब विराज के अंडर आ गई थी। विवाह बदल कर गायनी वार्ड में चली गई थी। विराज झलक को सब सिखा रहा था। विराज ने चोरी से सेल्फी खींची जिसमें पीछे झलक नजर आ रही थी। उसने अगम को चिढ़ाने के लिए वो फोटो अगम को भेज दी। अगम ने उसी वक्त रिप्लाई किया, तो नाचूं क्या? कमाल है, तुम्हें तो ये बहुत पसंद थी विराज। थी, अब नहीं, अगम बोला। विराज भी टिक गया। लंच टाइम विराज सीनियर डॉक्टर से थीसिस चेक करवाने जा रहा था तो आशीष वहां झलक से मिलने आया। उसने झलक को बुके दिया। विराज ने उनकी फोटो भी खींचकर चलते चलते अगम को भेज दी। फोटो में झलक बहुत मुस्कुरा रही थी। अगम ये फोटो देखकर जल भुन गया। उसने सोचा भी नहीं था कि आशीष ऐसा करेगा। फिर उसने सोचा, मुझे क्या करना है, मरे या जिए। काम डाउन अगम, काम डाउन, उसने दिल पर हाथ रखते हुए खुद को कहा। उधर हॉस्पिटल में आसिफ झलक से बोला, देखिए, क्या आप मेरे साथ लंच पर चलेंगी? देखिए, ना मत कहिएगा, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, ना करके मेरा दिल मत तोड़ना। झलक सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ। चली जाती हूँ, बस खाना ही तो खाना है, सोचकर उसने हाँ कर दी। विराज उस वक्त वहां नहीं था। वो सीनियर डॉक्टर के पास थी चेक करवाने गया था। वो वापस आया तो नर्स ने बताया कि आसिफ झलक को खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले गया है। विराज ने अगम को लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट में बुलाया। अगम को समझ नहीं आया कि विराज ने क्यों बुलाया है। वो चल दिया। विराज ने अपनी क्लासमेट संध्या, जो अगम को बहुत पसंद करती थी, उसको भी बुलाया था। हेवन रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। झलक ने उन दोनों को देख लिया था। उसने सोचा कि विराज की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन तभी वहां अगम आ गया। झलक ने अगम को करीब 2 महीने बाद देखा था। वो उसे देखती ही रह गई। अगम की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। तभी अगम को महसूस हुआ कि कोई देख रहा है, तो उसने उस वक्त उस तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि विराज ने उसे क्यों बुलाया। वो झलक को देख ही रहा था कि संध्या उससे लिपट गई और बोली, अगम, बहुत देर हो गई है तुम्हें देखे हुए, तुम तो दुनिया से गायब ही हो गए। अगर विराज ना बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहीं हो, कहकर संध्या ने अगम के गाल पर किस कर दिया। अगम को अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने झलक को जलाने के लिए संध्या को दूर नहीं किया और बोला, कमाल है सैंडी, मैं तो यही था, तुम ही लंदन चली गई थी, कहकर उसने झलक को चिढ़ाने के लिए उसके मुंह पर आए बाल पीछे किए और उसके लिए कुर्सी खींचकर उसे बैठने को कहा। उसने अपने चेहरे से स्माइल नहीं जाने दी। झलक उन्हें ही देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन अगम को गालियां निकाल रही थी। झलक, क्या हुआ? आशीष ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो उस अगम को देख रही थी, दूसरों को लेक्चर देना आता है उसे,
खुद देखो अब क्या कर रहा है। इस तरह ओपन में कौन हक करता है, ये तो बिल्कुल ही बेशर्म है। झलक बोले जा रही थी। आशीष ने उसके चेहरे के भाव से जान लिया कि उसे जलन हो रही है। हम भी उनके पास चले, आशीष बोला, क्योंकि खाना अभी आया नहीं था तो ये उनके साथ बैठकर खा सकते थे। झलक मान गई। आशीष उठकर उनके पास गया। हेलो अगम, हेलो विराज, हेलो संध्या। उसने सबसे बारी बारी हाथ मिलाया और बोला, संध्या तुम कब आई? मैं कल ही आई हूँ आशीष। ये संध्या ने झलक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जो अगम को हेलो कर रही थी और उसके बगल में बैठ गई थी। अगम कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। ये मेरी मीन्स हम सबके फ्रेंड है। ये विराज की जूनियर है। ये लोग ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, आशीष ने संध्या से कहा। संध्या ने झलक को हेलो कहा। फिर आशीष और झलक भी उनके साथ ही बैठ गए। अगम के एक तरफ संध्या बैठी थी और एक तरफ झलक बैठ गई। संध्या बोली, कितना अच्छा है, तुम लोग आज भी मिलते हो। और भी कोई मिलता है क्या? नहीं, और तो कोई नहीं मिलता। हम भी इत्तेफाक से कभी मिल जाते हैं। वैसे मैं और अगम तो अक्सर मिलते ही रहते हैं, विराज बोला। चलो बढ़िया है। अमेरिका में बस यही सब मिस किया। दोस्त हैं पर ऐसे नहीं है। और बताओ अगम, तुम्हें मिली कोई अपनी पसंद की जिसके लिए तुमने मुझे ना की थी? देख लो, अगर नहीं मिली है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जाते वक्त ही कहा था कि अगर मेरे वापस आने तक तुम्हें कोई लड़की ना मिली तो तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब क्या कहते हो? संध्या बोली। झलक को अब अपने यहाँ आकर बैठने का अफसोस हो रहा था। संध्या की हर एक बात उसके दिल में चुभ रही थी। उसने पानी का गिलास मुंह को लगाया और एक बार में ही सारा पी गई। आशीष ने ये देखा। उसे समझ आ रहा था कि झलक संध्या से चिढ़ रही है, पर क्यों, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सॉरी संध्या, तुम्हें मायूस होना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई है। अब तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है, अगम बोला। झलक हैरान होकर अगम को देखने लगी। आशीष का सारा ध्यान झलक पर होता। उसे झलक का चेहरा देखकर अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुरा दिया। अगम, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ उसे, इसी वक्त बुलाओ। हम भी तो मिले, नहीं तो मुझे अपनाओ, संध्या ने बेबाकी से कहा। अगम अब विराज की तरफ देखने लगा। विराज उसकी मजबूरी समझते हुए बोला, तुम ऐसे ही हमारे हीरो को तंग ना करो। इसकी सपनों की रानी तो खुद ही बहुत बिजी रहती है। कई बार तो दोनों को मिले हुए महीनों बीत जाते हैं। बस एक बात है कि दोनों में प्यार बहुत है, बस एक दूसरे को तंग नहीं करते हैं, विराज बोला। विराज, तुम जरा भी नहीं बदले, जैसे कल थे वैसे ही आज हो। इसके चमचे, संध्या बोली। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। खुद विराज भी हंसते हुए बोला, भाई चमचा कहो या कड़छी, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। विराज की बात सुनकर अगम ने उसे सलूट किया। तुम जैसे लोग ही दोस्तों में दरार डाल देते हो। क्यों विराज? अगम ने हंसते हुए कहा। आशीष भी अब बात करने के मूड में आ गया। वो बोला, भाई ना मिलाना चाहते हो तो ना मिलाओ, पर कम से कम नाम तो बता दो। नाम से ही हम अंदाजा लगा लेंगे। हम वो हैं जो खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। वाह क्या बात है, बड़ी शायरी करने लगे हो आशीष। चक्कर क्या है? संध्या ने पूछा। शायरी का शौक है सो लिखा लिखाया सुना दिया करते हैं कभी कभी, पर अगम तुम्हें नाम तो बताना ही होगा। क्यों संध्या? आशीष ने अगम को नहीं छोड़ा। अगम चलो बता ही दो यार, ये लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। उसका नाम है सपना। असल में इसे जिससे प्यार हुआ है उसे इसने सपने में देखा और उससे प्यार कर बैठा, इसलिए उसका नाम है सपना, विराज बोला। अगम ने उसे घूर कर देखा। झलक जो इतनी देर से सुन बैठी थी एकदम से हिली। उसने अगम की तरफ देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो सोचने लगी कि कहीं वो मेरी ही बात तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो अभी मेरा चांस है। अगर वो सपने वाली सच में ना मिली तो मेरे हो सकते हो अगम, है ना? संध्या बोली। अगम बोला, संध्या मजाक तो तक तो ठीक है, पर सच्ची बात यह है कि मेरी लाइफ में तुम कहीं भी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन अगर मुझे सपना ना मिली तो मैं सारी उम्र यूं ही काट दूंगा, कहकर अगम ने झलक की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें मिली तो झलक ने घबरा कर आंखें झुका ली। इतने में खाना आ गया। सब खाना खाने लगे। आशीष कुछ भी लेने से पहले झलक को पूछता, तुमने ये लेना है? झलक ना कह देती क्योंकि उसे पास बैठे अगम से गुस्से की स्मेल आ रही थी। सब खाना खा रहे थे कि आशीष के असिस्टेंट का फोन आया। सर जल्दी मॉल में आइए, कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके आता हूँ, कहकर आशीष ने झलक की तरफ देखा और सबसे कहा, सॉरी फ्रेंड्स,
मॉल में कुछ हो गया है, मुझे जाना होगा। ओके झलक, फिर मिलते हैं। झलक बोली, ओके मैं भी। तुम अपना खाना तो खत्म कर लो आशीष। अगम ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया और बीच में ही बोल पड़ा, नहीं समय नहीं है, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। अच्छा बाय कहकर वो चला गया। अगम ने टेबल के नीचे रखे फोन पर टाइप किया, गुड जॉब, और मुस्कुरा दिया। किसी को भी ये नहीं पता चला कि उसने अपने असिस्टेंट शेखो से कहकर मॉल में हंगामा करवाया ताकि आशीष यहाँ से दफा हो जाए। झलक ने सब देख लिया, पर वो सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप खाना खाकर बोली, डॉक्टर विराज मैं भी चलती हूँ, आप आराम से आ जाना, मैं संभाल लूंगी। वो उठी तो उसकी सैंडल से उसका दुपट्टा दब गया। उसने दुपट्टा एक साइड पर किया हुआ था जो नीचे लग रहा था, और उसने कंधे पर पिन किया हुआ था ताकि दुपट्टा गिरे न। उसे पता ही नहीं चला कब दुपट्टा सैंडल से दब गया और वो लुढ़क कर अगम के ऊपर गिर गई। अगम के हाथ में सब्जी से भरा चम्मच था, वो जो वो मुंह में डालने वाला था, सारी सब्जी दोनों के कपड़े पर गिर गई। झलक उससे अलग होने लगी तो दोबारा गिर गई। अगम ने उसे पहले हाथ भी नहीं लगाया। वो अपनी बाहें फैलाकर बैठ गया ताकि ये बाद में पहले की तरह इसे ही इल्जाम ना दे। वो कहते हैं ना, दूध का जला पानी को भी फूंक फूंक कर पीता है। अगम भी ऐसा ही कर रहा था, पर झलक की हालत खराब थी। उसका दुपट्टा पहले झटके में फटकर हिल में फंस गया था, जिससे वो दोबारा गिर गई। इस बार वो पहले से ज्यादा बुरी तरह गिरी। वो पूरी अगम पर गिर गई थी और उसने अगम को कस के पकड़ लिया था। उसका सिर चकरा गया था। उसने सिर अगम के सीने पर टिका दिया। अगम का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगम ने धीमी आवाज में झलक से पूछा, आप ठीक तो हैं? झलक ने भी धीरे से कहा, मेरा सिर चकरा रहा है। अगम एक हाथ उसके सिर पर रखकर उसे हल्के से दबाने लगा। दूसरे हाथ से उसने उसे थामा हुआ था। विराज और संध्या दोनों बिना पलक झपकाए उन दोनों को देख रहे थे। वो दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो वहां इनके अलावा कोई और है ही नहीं। संध्या तो ऊपर से नीचे तक जल गई, जबकि विराज अगम के लिए खुश हो रहा था। कुछ देर बाद झलक बोली, अब ठीक है। तो अगम झलक को धीरे से बड़ी प्यार से ट्रीट कर रहा था, जैसे झलक कांच की बनी हो। उसने झलक के दोनों कंधे पकड़े और उसे पकड़कर आराम से कुर्सी पर बिठाया। फिर वो खुद नीचे घुटनों के बल बैठ गया और झलक का पैर ऊपर उठाकर उसकी हिल में से दुपट्टा निकाल दिया। फिर वो दुपट्टा दूसरे कंधे पर रख दिया। उसने ये सब इतने प्यार से किया कि संध्या और विराज के मुंह खुले रह गए। इनके ही नहीं, झलक भी सुन्न होकर उसे ही देख रही थी। ये बंदा एक पल में इतना गुस्सा करता है और दूसरे ही पल में इतना प्यार जताता है। विराज ने पानी का गिलास झलक की तरफ बढ़ाया और बोला, झलक लो पानी पी लो। तब जाकर झलक को एहसास हुआ कि हो क्या रहा है। अगम उसके बगल में खड़ा था। उसने विराज से गिलास पकड़कर झलक को दे दिया। झलक बोली, थैंक यू। आगे से ना तो ये हील पहनना और ना ही चुन्नी इस तरह लटकाना। आज तुम्हारी हील में फंसी है, कल किसी और के पैर के नीचे आ सकती है। चुन्नी सर पर ही अच्छी लगती है, किसी के कदमों में नहीं। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो सॉरी, अगम बोला। अगम ने विराज की तरफ देखकर कहा, विराज इसके पैर चेक करो, लगता है मोच आ गई है। विराज ने देखा झलक का पैर सूज गया था। उसने कहा, हाँ पैर पे तो काफी चोट आई है, काफी सूज गया है। उसने झलक की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ झलक, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। झलक विराज का हाथ पकड़ती उससे पहले ही अगम ने उसे गोदी में उठाया। विराज को चलने का इशारा किया, फिर उसे कार में लाकर बिठा दिया। विराज ने संध्या को बाय कहा और जल्दी से अपनी कार लेने चला गया। संध्या वहीं बैठी उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। यह अगम है। अगम तो लड़कियों से दूर भागता था। उसे तो लड़कियों के छूने से भी नफरत थी। उसे याद आया, शुरू में एक बार उसने गलती से हाथ पकड़ लिया था। उसने 10 बार हाथ धोए थे। कम से कम 2 साल की जान पहचान के बाद वो थोड़ा नजदीक आने देने लगा था, पर इस लड़की को तो वो कैसे उठाकर ले जा रहा है। अगम और विराज उसी वक्त हॉस्पिटल आ गए। अगम उसे दोबारा उठाकर ले जाने लगा तो झलक बोली, व्हील चेयर ले आओ, आप थक जाओगे। आप मुझे कमजोर समझ रही हैं, आपको मेरी ताकत पर शक है। अगम कार के दरवाजे में दोनों तरफ हाथ रखे खड़ा शरारत भरी मुस्कान बिखेरते हुए बोला। झलक ने सर झुकाकर कहा, कुछ महीने पहले ही तो आपके गोलियां लगी थी, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि आप अभी कमजोर हैं। विराज ने किसी से व्हील चेयर लाने को कहा और अगम ने पकड़कर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर उसे ऊपर ले गए। उसकी पट्टी कराई, फिर उसे विराज के वार्ड में छोड़ दिया। झलक बोली, आज जो भी किया उसके लिए थैंक यू। फिर कुछ देर रुकने के बाद बोली, पर वो जो आपने आशीष के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। क्या? आशीष के साथ क्या किया? विराज ने पूछा। कुछ भी तो नहीं किया, इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है शायद, अगम बोला।
गलतफहमी नहीं है, मैंने आपको फोन पर मैसेज करते देख लिया था, झलक ने मुस्कुरा के कहा। तभी झलक का फोन बजने लगा। पापा का फोन था। उसने झट से फोन उठा लिया। हेलो पापा जी, कैसे हैं आप? आ गए वापस? कैसी रही ट्रिप? सब मुझसे ही पूछेगी कि आपने भी कुछ बताएगी। इतने दिन हो गए हैं, मैंने वापस आते ही तुझे फोन किया है। चल पहले तेरी बातों का जवाब देता हूँ। नंबर 1, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आंसर नंबर 2, हाँ मैं वापस आ गया। आंसर नंबर 3, ट्रिप काफ़ी थका देने वाली थी। टूर में कई कई लेक्चर देने पड़ते थे, पर अब सब ठीक है। तू अपनी सुना। मैं भी ठीक हूँ पापा। कुछ दिन रह गए हैं फाइनल एग्जाम को, फिर मैं एमबीबीएस हो जाऊंगी। झलक बच्चों की तरह बोली। हाँ मेरी नन्ही सी परी एकदम इतनी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला। एमबीबीएस करते ही मैंने तेरी शादी कर देनी है, फिर तू किसी और की हो जाएगी। मुझसे ऐसे ही बस फोन पर ही बात होगी। रोता रहेगा अकेला तेरा पापा। उन्होंने गाना गाते हुए फोन बंद कर दिया। झलक की आंखें भी भर आईं। उसने अपने आंसू साफ किए। अगम ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पापा याद आ गए। अगम ने सोचा था शायद कुछ दुख रहा है, लेकिन पापा का नाम सुन के वो भी चुप हो गया। अगम बात को बदलने के लिए बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कई काम है, तुम लोग अपनी बातें करो। कहकर वो चल दिया। विराज अपने काम में लग गया। उसे तब संध्या की याद आई। उसने संध्या को फोन किया। हेलो संध्या, सॉरी यार, वो हमने तुम्हें वहीं छोड़ दिया। असल में झलक मेरी कलिंग है, तो मुझे तो आना ही था। कोई बात नहीं, मैं इतनी सी बात का बुरा नहीं मानती, पर मैंने एक बात नोट की है कि तुम तीनों ही उस लड़की की केयर कर रहे थे। चक्कर क्या है? कुछ समझ नहीं आया। वो आशीष की गर्लफ्रेंड है या अगम की, या फिर तुम्हारी? संध्या बोली। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की ऐसी नहीं है। वो मेरी जूनियर और क्लीग है। आशीष का मुझे पता नहीं कि क्या चक्कर है, और अगम उसे मेरे थ्रू जानता है। झलक ने अगम की बहन को ट्रीट किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। तुमने देखा नहीं वो किस तरह वो प्यार से उससे बात कर रहा था, फिर कैसे उसने उसका पैर पकड़ा था। कुछ ना कुछ तो है इसमें जरूर। संध्या बोली। चलो छोड़ो ये बातें, तुम नाराज नहीं हो, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा बाय, कहकर उसने फोन रख दिया। वो जानता था कि अगम झलक को प्यार करता है, और दोस्त होने के नाते उसने ये बात संध्या से छुपाई। वो अंदर झलक के पास आया और बोला, झलक एक बात पूछूं, जवाब दोगी? पूछो, क्या बात है? झलक बोली। आशीष और तुम्हारा क्या चल रहा है? विराज ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, हमारे बीच क्या हो सकता है? झलक बोली। फिर तुम उसके साथ क्यों गई? मैं तो वैसे ही जा रही थी, वो आ गए। मेरी उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, इसलिए चली गई। झलक बोली। झलक तुम सच में भोली हो या बन रही हो? कोई लड़का बुके लेकर आए, फिर खाने पर चलने को कहे, तो उसका मतलब क्या है? तुम नहीं समझती, या तुम्हें वो पसंद है? विराज ने फिर सीधा ही पूछ दिया। पसंद का तो पता नहीं, हाँ नफरत तो नहीं करती। अच्छे इंसान है। फिर बुके देने से क्या होता है? और खाना ही तो खाना था। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हो? झलक बोली। बात वो नहीं है, मैं तो बस यही कह रहा था कि मुझे आशीष का पता है, वो हर लड़की के साथ ऐसे ही करता है, बस इसलिए तुम्हें कह रहा था। विराज बोला। मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मैं आशीष के साथ खाना खाने चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप दोनों भी तो वहां किसी लड़की के साथ खाना खाने आए थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और मैं कौन सा उसकी तरह लड़कों से लिपट रही थी? झलक ने चिढ़ के कहा। विराज चुप हो गया। उसे लगा कि ये ठीक कह रही है। ये कौन सा अगम की गर्लफ्रेंड है जो किसी और के साथ घूम फिर नहीं सकती? वो अपने काम में लग गया। चैन उस दिन परी को सारा शहर घुमाया। परी कभी ऐसे बाहर नहीं आई थी। चैन उसका पूरा ख्याल रख रहा था। परी का डर भी कुछ कम हो गया था। चैन उसे रोज कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। उसका एक मकसद और था कि परी को किडनैप करने वाले दोबारा कोशिश करें और वो उन्हें पकड़ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चैन की छुट्टियां खत्म हो गई थी। उसने अगले दिन वापस जाना था। वो अगम के घर आया। नौकर ने हमेशा की तरह उसे लिविंग रूम में बिठाया और परी को बुला लाया। आ गए आप? आज कहाँ जाएंगे? परी बोली। परी, आज मैं अगम से मिलने आया हूँ, किसी काम से। एक बात और, कल मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, छुट्टी मिलने पर ही आ सकता हूँ। फोन कर लिया करना, चैन ने दुखी मन से कहा। अच्छा आप जा रहे हो, ठीक है, मैं आपको रोज मैसेज करूंगी। आप अपना ड्यूटी कीजिए, मैं भैया को भेजती हूँ, परी ने बच्चों की तरह कहा और अंदर चली गई। चैन सोच रहा था कि मैं भी कहाँ दिल लगा बैठा, इसे तो प्यार का पा भी नहीं पता कि क्या है। इसके लिए मैं बस एक नौकर था जो उसे घुमाने ले जाता था, जिसके होने ना होने का इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
क्या सोच रहे हो? अगम ने आते ही पूछा। सोच रहा था कि मैं कितना पागल हूँ, उसे प्यार करता हूँ जिसे प्यार का पता ही नहीं है। वो गालिब का शेर है ना, दिल ये नादां, तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानता वफा क्या है। चलो छोड़ो, मैंने इसे ठीक करने की काफी कोशिश की है। अब ये पहले से काफी बोल्ड हो गई है। मैंने बाहर ये ध्यान भी रखा कि वो लोग फिर हरकत में आए, पर कोई नहीं आया। मैं कल गुवाहाटी जा रहा हूँ, तुम इसके पीछे गार्ड लगा देना, पहले सी गलती दोबारा ना हो। चैन बोला। अगम उसकी तरफ शरारत से देखते हुए बोला, तुम जिसकी बात कर रहे हो मेरी बहन है, समझे? मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही 4 लोग उसकी सिक्योरिटी पर लगा दिए हैं। मुझे तुम्हारी पल पल की खबर मिलती रही है। वो अभी बच्ची है, इन सब बातों को नहीं समझती, पर मैं समझता हूँ। मुझे उसके लिए तुम पसंद हो, लेकिन अगर कल को उसे कोई और पसंद आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जितना मैंने किया इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकूंगा। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। इस बात की तुम फिक्र छोड़ दो। मैंने सोच रखा है, पहले तो जाते ही मैं यहाँ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दूंगा, फिर देखना तुम। थैंक्स अब तक साथ देने के लिए। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं, पर मेरे मन में एक बात बार बार आती है कि तुम जो मुझ जैसे आशिक की हेल्प कर रहे हो, तुम भी किसी के आशिक जरूर होगे, वरना मेरा दर्द कैसे समझते? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो यार। एक ही किस्सा है मेरा तुम्हारा, वही जो तुमने शेर सुनाया। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। बस वो भी ऐसी ही है, पर मैं तुम्हारी तरह उनके पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि वो परी जैसी भोली नहीं है, बहुत ही चालाक है। क्या बात है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। मेरे दिल की बात जानते रहे और अपनी बताई भी नहीं। कौन है वो, कैसी है, क्या नाम है? चैन बोला। तुमने देखा है उसे, जानते भी हो। झलक नाम है उसका, अगम ने बताया। वो डॉक्टर झलक? वाह, उस दिन सब कुछ सामने था, पर मुझे पता ही नहीं चला। एक मिनट, मुझे लगता है कि आशीष भी उसे ही पसंद करता है। क्या? कोई बात नहीं, अगर वो पसंद भी करता है, बात तो झलक की है, वो किसे पसंद करती है? अगम बोला। चैन वापस चला गया था। परी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो अब नॉर्मल हो गई थी। वो कॉलेज भी जाने लगी थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी। उसका गोरा रंग, काली आंखें, उस पर कंधों तक कटे बाल उसकी क्यूटनेस को बढ़ाते थे। कॉलेज का हर लड़का उसका दीवाना था। कुछ उसके पैसे के पीछे थे, तो कुछ उसकी सूरत के पीछे। पर परी इन सब बातों से दूर थी। दच्छा उसकी अच्छी फ्रेंड थी। किडनैपिंग के बाद से वो भी सतर्क हो गई थी। वो कॉलेज की पल पल की खबर अगम को भेज भी देती थी। उनका फ्री पीरियड था, दोनों लॉन में आकर बैठ गईं। कुछ लड़के उनके पास आकर बैठ गए। परी को घबराहट होने लगी। उसने दच्छा का हाथ पकड़ लिया। तभी उसे झलक की बात याद आ गई। तुम जितना डरोगी, लोग उतना डराएंगे। कभी ऐसा पल भी होगा जब तुम अकेली रह जाओगी। इंसान को इस अकेलेपन से डरना चाहिए। तुम सबसे घुलो मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सोचते ही उसका टेंस शरीर कुछ ठीक हुआ। उसने दच्छा का हाथ छोड़ा और ठीक होकर बैठ गई। वो तीनों लड़के दच्छा को जानते थे। दच्छा ने उन्हें परी से मिलवाया। हेलो, मेरा नाम परी है, और आप लोग? दच्छा परी को देखती रह गई। लड़कों ने एक एक करके अपना इंट्रो दिया। सब अच्छे घरों के लड़के थे। अब परी को इतना ऑड नहीं लग रहा था। दच्छा खुश थी कि परी खुल रही है। उसने अगम को मैसेज करके रिपोर्ट की, भैया कमाल हो गया, आज परी लड़कों से डरी नहीं, उनसे बातें कर रही है। अगम अपने ऑफिस में बैठा परी के लॉन में कुछ लड़कों और दच्छा के साथ बैठे हुए फोटोज देख रहा था। ये परी के बॉडीगार्ड्स ने भेजी थी। तभी उसे दच्छा का मैसेज आया। उसने रिप्लाई में भेज दिया। मैसेज देखकर उसने चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर झलक की ट्रेनिंग काम आ रही है। झलक की याद आते ही उसे वो पल याद आ गया जब झलक उसके ऊपर गिर गई थी। उसके सारे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उसने मस्ती में अपने बालों में हाथ मारकर बाल बिखेर दिए। उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसका दिल वो सीन याद करके जोरों से धड़कने लगा था। उसे लगा कि उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपना हाथ सीने पर रख दिया। आंखें बंद करके उसने झलक की खुशबू को महसूस किया। वो काफी देर ऐसे ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो अपने सीने पर हाथ रखे बैठा था। उसका असिस्टेंट सहज शेखो कब से खड़ा उसे देख रहा था। उसने तीसरी बार उसे पुकारा, एक्सक्यूज मी सर। वो कब से अपनी हंसी रोके खड़ा था। अगम एकदम से हैरान होकर उठा। उसने सामने देखा, फिर जल्दी से हाथ नीचे किया और बोला, तुम कब आए? सर, जब आप आंखें बंद किए सीने पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। सहज शेखो बोला। शट अप, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बताओ क्या काम है? अगम झूठी अकड़ दिखाते हुए बोला।
अंदर से वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सर, वो कोई मिस्टर प्रतीक आए हैं। सहज अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। क्या? उसे अंदर भेज दो, अगम बोला। सर, पहले आप खुद को सेट कर लीजिए, आपके बाल बिखरे पड़े हैं, सहज ने हंसते हुए कहा। ये मेरा नया स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही रखूंगा, तुम उसे भेजो, अगम ने फिर उसी अकड़ में कहा। सहज हंसता हुआ निकल गया। अगम जल्दी वॉशरूम गया और अपने बाल सेट किए। जब वो बाहर आया तो प्रतीक बैठा था। वो बोला, हेलो प्रतीक, बहुत वक्त लग गया तफ्तीश में। क्या करूं, मामला था ही बड़ा पेचीदा, पर अब सब ले आया हूं, प्रतीक ने कहा। फिर बताओ, आखिर वेट किस की कर रहे हो? अगम उत्सुकता से बोला। ये सब काम वो बंसल बिल्डर्स का है। उनकी भी शिमला की उस जमीन पर नजर है जो तुमने खरीदी है। वो तुम्हें सिर्फ डराना चाहता था, उसका मकसद तुम्हें मारने का नहीं था। गोलियां उसके बंदों ने अपनी मर्जी से चलाई। इसी तरह परी की किडनैपिंग भी तुम्हें डराने के लिए की थी। साला, समझता क्या है खुद को? जमीनों की कोई कमी है? बेशक उसने ये सब मुझे डराने को किया, लेकिन फिर भी वो दो बंदे तो मरे ना, जिन्होंने परी को किडनैप किया था। बेशक वो गलत थे, पर अगर वो ये सब ना कराता तो वो दोनों मरते ना। उसकी तो छोड़ूंगा नहीं उसे। किस बंसल का काम है? अगम गुस्से में गालियां निकालते हुए बोला। अजय बंसल, उनमें सबसे बड़ा वाला बेटा, वो जो आशीष का दोस्त है। पर आशीष को इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैंने चैन को भी सब बता दिया है, उसने ही बताया कि आशीष का दोस्त है। वो बहुत गुस्से में था कि अजय ने अपने इस गलत काम को अंजाम देने के लिए उनके मॉल का इस्तेमाल किया। वो उस पर अलग केस करेंगे। ये लीजिए सारे प्रूफ। देखिए, आप गुस्से में कुछ भी गलत मत करना, सबूत एकदम फुल प्रूफ है। वो बच नहीं पाएगा, इसकी सजा से बाकियों को भी सबक मिलेगा। हाँ, ये अजय शुरू से ही पीछे पड़ा है। हम साथ ही पढ़ते थे, कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा करेगा। चलो कोई नहीं, ऐसा फंसाऊंगा कि इसकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी। थैंक यू प्रतीक, अगम बोला। तभी वेटर चाय नाश्ता लेकर आ गया। उसने सलीके से चाय दोनों के आगे रखी। लीजिए चाय पीजिए, कहकर अगम ने लैंडलाइन फोन उठाकर सहज को बुलाया। मिस्टर अगम, एक बात कहूँ? उस रात तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें डॉक्टर गिल मिल गए, वरना शायद तुम मर ही जाते। मैंने जांच की तो पता चला कि उस रात तुम्हारे पीछे वो गुंडे भी डॉक्टर के दरवाजे तक आए थे, पर डॉक्टर का इतना दबका है कि कोई अंदर नहीं गया। आपके कहने पर डॉक्टर की भी डिटेल्स निकाली है। वो वर्ल्ड लेवल का डॉक्टर है। उसने मरीजों की सेवा के कारण शादी नहीं कराई। होले को वो अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, पर वहां उन्हें सुकून मिलता है। उनकी माँ उनके साथ रहती है, एक गोद ली हुई बेटी है। यहाँ चंडीगढ़ में डॉक्टर है। ये रही उनकी डिटेल्स, कहकर उसने एक फाइल अगम को दे दी। ये डॉक्टर की फाइल थी, इसमें कुछ तस्वीरें थी। उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक गई। उसमें डॉक्टर अपनी गोद ली बेटी के साथ खड़े हैं। अगम झलक को देखते ही रह गया। उसकी चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। तो वो झलक ही थी। अगम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जो सोचता था वो सच है। सच में उस रात झलक मेरे साथ थी और उसने मुझे पानी भी पिलाया और मुझे गाना सुनाकर सुलाया भी। मगर उस डॉक्टर, उसके वर्कर और झलक ने झूठ क्यों बोला? क्या सोचने लगे मिस्टर अगम? सामने बैठा प्रतीक ने उसे ऐसा देखकर पूछा। अगम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और बोला, मैं सोच रहा था कि लोग कैसे काम करते हैं, दूसरों को मारने से भी गुरेज नहीं खाते। ये तो है ही है। अच्छा मिस्टर अगम, अब मैं चलता हूँ, अगर कोई और काम हो तो बताना, प्रतीक ने खड़े होते हुए कहा। थैंक यू मिस्टर प्रतीक, ये लीजिए आपकी फीस। हाँ जी, जरूर, अगर जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बुलाऊंगा, अगम उसे चेक देते हुए बोला। प्रतीक के जाने के बाद अगम ने चैन को फोन किया। हेलो चैन, क्या हाल है? सब ठीक है, तुम सुनाओ? प्रतीक आया था? हाँ, अभी ही गया है। कमीने, अजय को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चैन, मैं पापा से बात करके इन पर केस फाइल कराता हूँ, अगम गुस्से से बोला। हाँ, भैया से कहकर मैं भी केस कराता हूँ, लंबा अंदर जाएगा। अब करे जेल में बैठकर बिजनेस, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है सालों में। चैन भी उनसे गुस्से था। चल छोड़, ये बता तेरे ट्रांसफर का क्या हुआ? अगम ने पूछा। अप्लाई कर दिया है, जल्द ही पता लग जाएगा। जल्दी कर लेना, कहीं अप्लाई ही ना करते रह जाना, अगम ने छेड़ा। हाँ, उसकी चिंता नहीं है, दोस्तों पर भरोसा है मुझे, चैन बोला। दोनों मुस्कुरा दिए, फिर इधर उधर की बातें करके उन्होंने फोन रख दिया। अगम को झलक की याद आ गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आज तो उसे सच बताना ही होगा। ये सोचकर वो हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। सिटी हॉस्पिटल। झलक वार्ड में ड्यूटी दे रही थी। विराज और झलक कमरे में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे।
अगम आया तो सीधा हॉस्पिटल में आया। उसने देखा कि झलक दूसरी तरफ अपने टेबल पर बैठी है। वो विराज को गले लगकर मिला, पर निगाह उसकी झलक पर टिकी। विराज बोला, क्या बात है, तुम बहुत खुश हो? झलक ने देख लिया था, पर देखकर इग्नोर किया। उसने सोचा अगर ये बुलाएगा तो बोलूंगी। अब तुम्हें क्या बताऊं, वो संध्या ने हाँ कर दी है। झलक एकदम से कांप गई। उसके हाथ से पेन गिर गया और विराज भी हैरान होकर उसका मुंह देखने लगा। लेकिन तुझे तो वो पसंद नहीं थी, विराज ने कहा। तो क्या है, अब पसंद आ गई? अगम ने झलक से बचा के विराज को आंख मारी। विराज समझ गया। वो बोला, वो बेचारी इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ी थी, चलो अच्छा हुआ तुमने हाँ कर दी। अगम ने झलक की तरफ देखते हुए कहा, ओ सॉरी, आप भी यही हैं, मैंने आपको देखा नहीं। जी कोई बात नहीं, जब इंसान ज्यादा खुश होता है ना तो उसे कुछ नहीं दिखता। कहकर वो उठी, फिर विराज से बोली, सर छुट्टी होने वाली है, मैं जा रही हूँ। और वो जाने लगी। डॉक्टर झलक, मुझे आपसे बात करनी थी, जरा रुकिए तो सही, अगम बोला। झलक और चिढ़ गई। कल तो झलक झलक कर रहा था और तुम कर रहा था, आज संध्या आ गई तो डॉक्टर झलक आपसे बात करनी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो गुस्से पर काबू करते हुए मुड़ी और बोली, जी कहिए मिस्टर अगम जी, क्या बात है? अगम को पता चल गया था कि वो चिढ़ गई है। वो जो चाहता था वो हो गया। वो झलक के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू, आपकी ट्रीटमेंट के कारण परी पहले से ठीक हो गई है। वो अब दक्ष के अलावा भी औरों से बात करने लगी है। थैंक यू वेरी मच। उसने उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया। झलक का सर उसके सीने पर लगा और अगम ने उसे कस के गले लगा लिया। झलक उसके सीने पर मुक्के मार ही रही थी कि वो छोड़ दे, पर उसे तो खुशी ही बहुत हो रही थी। झलक ने पूरा जोर लगाकर उसे खुद से अलग किया, या अगम ने ही छोड़ दिया। झलक का गुस्सा चरम सीमा पर था। वो बोली, मिस्टर अगम, ध्यान से देखो, मैं कोई आपकी वो संध्या नहीं हूँ, मैं झलक हूँ, डॉक्टर झलक। मुझसे बात करनी हो तो दूर से किया करो। वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे बात करने की, जाकर अपनी संध्या से ही बात करो। कहकर झलक ने गुस्से से फाइल्स टेबल पर मारी। अगम ने विराज की तरफ देखकर भवें उठाकर इशारे से पूछा, क्यों, मानते हो? विराज ने दिखाकर मुस्कुराकर वेल डन कहा। झलक ने उन्हें देख लिया। आप मेरा इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकते हो? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ ऐसा करके, शर्म आनी चाहिए आपको। विराज, आप भी इसका साथ दे रहे हैं। माना कि आप इन्हें बचपन से जानते हैं, लेकिन मुझे भी तो पिछले 4 सालों से जानते ही हो। कभी मुझे इस तरह किसी के गले लगे देखा है आपने? आप देख रहे हैं कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी आपने एक बार भी नहीं रोका, क्योंकि ये आपकी फ्रेंड है। जब ये संध्या को हाँ करके ही आए हैं तो मुझे गले लगाने का क्या मतलब? उस दिन इतनी हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको नहीं कहा था कि मेरे पीछे आओ, कल उसे छोड़कर मेरे पीछे आ गए। ओ, अब समझ आया, आप समझते हैं कि मैं हंस के बात कर लेती हूँ तो आपकी बातों में आ जाऊंगी। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर झलक कुर्सी पर बैठकर टेबल पर बाहां पर सर रखकर रोने लगी। झलक को रोते देख दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विराज ने अगम को इशारा किया कि तू जा, और अगम उसे इशारे कर रहा था कि तू जा। फिर हार कर अगम ही आ गया और बोला, आप रो क्यों रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ आपने बोला, आपके पापा ने बोला, साथ में आपके क्लिनिक के वर्कर्स ने भी झूठ बोला। अब मैंने जरा सा झूठ बोला तो आप रोने लगी? ये सुनकर झलक ने सर उठाया और अगम की तरफ देखा। विराज ने जब सुना तो उसे सब पता चला। वो वहां से खिसक गया। झलक ने उसे देखते हुए पूछा, आपको ये सब किसने बताया? बात मुझे बताने की नहीं है, बात यह है कि आप सबने क्यों छुपाया? जब मैंने उनसे तुम्हारे बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई लड़की ही नहीं रहती। आपसे पूछा तो आप कहती हैं कि आप मुझे नहीं जानती हैं। क्यों, जबकि आप उस रात मेरे साथ थी? फिर झूठ क्यों बोला? अगम बोला, वो मेरे पापा ने मना किया था, वो कह रहे थे कि आपका पता नहीं कि कौन हो, कैसे हो। झलक बोली, क्या अब तक मेरा पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ? क्या अब भी बताना ठीक नहीं समझा? अगम को भी गुस्सा आ गया था। पता चल गया, तभी तो आपसे बात करती थी, आपको पास आने देती थी। झलक ने धीरे से कहा। विराज बाहर खड़ा सब सुन रहा था। झलक, तुम्हें पता है कि मैंने कभी किसी लड़की की तरफ देखा नहीं था। अगर कोई पास आ जाती तो दूर कर देता। लोग कहने लगे थे कि ये होगा, और मेरे और विराज के रिश्ते को अजीब नजर से देखते थे। पर जब तुम उस रात मिली तो मैंने तुम्हारी हल्की सी झलक देखी थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन तुमने मेरी हर उम्मीद पर पानी फेर दिया, अगम ने प्यार से कहा। जब अगम बोल रहा था तो बाहर एम्बुलेंस आ गई। झलक उसका कॉन्फेशन सुन ही नहीं पाई, उसने सिर्फ गे वाली बात सुनी थी। वो बोली, चलो कोई बात नहीं, लोगों की बातें नहीं सुना करते हैं,
लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अगम उसे देखता रह गया। ये कैसी लड़की है? मैंने इससे अपने प्यार का इजहार किया और ये ऐसे कह रही है, मानो इससे सुना ही ना हो। फिर उसे याद आया कि जब उसने कॉन्फेशन किया था तो नीचे एम्बुलेंस आई थी। हो सकता है इसने ना सुना हो। मेरा इजहार भी बेकार हुआ। कोई नहीं, बहुत मौके आएंगे। झलक ने उसे सोचते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे खुद पर और परी पर हमला करने वाले का पता चल गया। वो बताने लगा था कि उसने विराज की सीट की तरफ देखा। वो बोला, विराज कहाँ गया? वो उसे देखने बाहर गया तो विराज बाहर खड़ा था। उसने उसे अंदर बुलाया, फिर दोबारा बताना शुरू किया। विराज, मैं बता रहा था कि मुझ पर हमला करने वाला और परी को किडनैप करने वाला अजय बंसल है। चैन ने जासूस हायर किया था। उसने रिपोर्ट दी है। झलक, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम डॉक्टर की बेटी हो और शिमला की हो। यार, वो पिद्दू सा अजय अब ये काम करवाने लग गया है। उसकी इतनी हिम्मत! उसकी सारी हड्डियां ना तोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना साला। विराज गुस्से में बोला। तुम फिक्र मत करो, अपने पास पक्के सबूत हैं। ऐसा केस बनाएंगे कि कई साल तक जेल में सड़ेगा, अगम बोला। झलक उनकी बातें सुनकर बोला, जेल तो हो ही जाएगी, लेकिन जो उसके कारण तुम्हें और परी को झेलना पड़ा उसका क्या? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। उसके घर जाकर एक बार उसकी ऐसी तैसी फेर के आता हूँ। उसके पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता चलेगा तो उसकी खूब धुनाई होगी, विराज बोला। अगर मैंने ऐसा किया तो धुनाई तो मेरे डैडी मेरी कर देंगे। अभी तो मैंने डैडी से बात करनी है। उन्हें बताना है कि ये सब उसने किया है। फिर जो कहेंगे वो करेंगे। नहीं तो ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां अंकल से शिकायत करने जाएं और मेरे डैडी आकर वेलकम फिल्म की फिरोज खान की तरह कहें, अभी हम जिंदा हैं। कहकर अगम हंस दिया। हाँ, तो ये जरूरी है। अंकल कब आएंगे? विराज ने पूछा। कल आ जाएंगे, अगम बोला। हाँ, यही ठीक रहेगा। जब बड़े हैं संभालने को तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद पापा के होते किसी से बात नहीं करती, झलक बोली। वार्ड में राउंड का टाइम हो गया था तो विराज और झलक ने जाना था, तो अगम उन्हें विदा कहकर चला गया। झलक उसे जाते हुए देखती रही। अगम के पापा रात को आए तो अगम ने बात करना ठीक नहीं समझा। अगली सुबह वो एक्सरसाइज करके बाद में नहा धोकर आया तो पापा लिविंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अगम उनके पास आया, उनके चरण छुए, फिर उनके पास बैठ गया। अगम बोला, पापा, आपकी ट्रिप कैसी रही? सब ठीक रहा? हाँ बेटा, सब ठीक रहा। तुम यहाँ का बताओ, क्या हाल है? बिजनेस कैसा चल रहा है? सब ठीक है पापा, कहकर वो चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, पापा, आप गए हुए थे, पीछे से किसी ने परी को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन रब की कृपा से सब ठीक हो गया। वो श्याम मॉल वालों के छोटे बेटे जो आर्मी अफसर हैं ने टाइम पर पीछा करके परी को बचा लिया और उनको पकड़वा दिया। बात यह है पापा, चैन का एक फ्रेंड डिटेक्टिव था। उसने उससे हमारे केस को देखने को कहा। तो पता है पापा, मुझ पर हमला और परी को किडनैपिंग बंसल बिल्डर्स के बड़े बेटे अजय बंसल, जो मेरे साथ पढ़ता था, उसने करवाया है। अगम अपने पापा से बहुत डरता था। उसने झूठ कहा कि चैन ने डिटेक्टिव हायर किया था। उसे डर था कि अगर उसने कहा होता कि उसने हायर किया तो पापा बाकी की बात सुनते ही ना। यही उसे गालियां निकालने लगते कि तूने मुझसे बिना पूछे ये काम क्यों किया, कैसे। उनके नजर में अगम अभी भी छोटा बच्चा ही था। पापा इतनी देर से शांति से सब सुन रहे थे। बंसल बिल्डर्स का नाम सुनते ही हैरान होकर बोले, क्या? उन उनकी हिम्मत! मुझसे काम सीख कर अब मेरे ही बच्चों पर हाथ डालता है। तू चल मेरे साथ। उसकी तो ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्हें गालियां देते हुए बोले और उठकर खड़े हो गए। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? चलो पहले खाना खा लो फिर जाना, अगम की मम्मी बोली। पापा, आप आ गए? वो लोग डाइनिंग रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी परी भागती हुई आई और आकर पापा से लिपट गई। पापा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते बोले, मेरा पुत्र कैसा है? दादी जी भी आ गई थी। पापा ने दादी के चरण छुए और बोले, बेबे कैसी हो तुसी? तबीयत ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, सब ठीक है। तू दस, मेरा पुत्र ठीक रहा। इतना पतला हो गया है। चल मैं खाना खिलाती हूँ। दादी जी पापा को खींचकर टेबल की ओर ले जाती हुई बोली। खाना खाकर पापा और अगम बंसल के घर चल दिए। वो बंसल निवास पहुंचे। उसके पापा अंदर जाते ही कड़कती आवाज में बोले, ओए बंसला, यहाँ। बंसल परिवार खाना खा रहा था। उनके दो बेटे और पत्नी सभी लिविंग रूम में भागे आए। बंसल ने अगम और उसके पापा को देखकर बोला, सर आप कैसे आए? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तेरे घर में तेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है, कभी जानने की कोशिश की है तूने?
उन्होंने अजय की तरफ घूरते हुए कहा। क्या हुआ सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, बंसल बोला। पटाक। पापा आगे बढ़े और अजय के जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, खुद बताएगा कि सारी बात मैं बताऊं? अजय की मम्मी अजय के सामने आ गई। भाई साहब, आप क्यों मार रहे हैं इसे? मेरे बच्चे गलत काम नहीं कर सकते हैं। देख ले अजय, अब भी तेरी मम्मी को लगता है कि तू शरीफ है, लेकिन उन्हें क्या पता कि तूने क्या क्या गोल खुलाए हैं, अगम बोला। तब अगम ने जाकर टीवी ऑन किया और उसमें सेटिंग करती हुई एक वीडियो चला दिया। इसमें अजय किसी से कह रहा था कि शिमले में ही उसे खत्म करना, फिर देखूंगा कि ये डील कैसे करते हैं। अगम ने अगला वीडियो चलाया। इसमें अजय बंसल उसी बंदे को कह रहा था कि तुम पिछली बार फेल हो गए थे, इस बार फेल होने पर खुद सोचना कि क्या करना है। लड़की बहुत ही सुंदर है, अगर तुम लोग हाथ साफ करना। अगम ने वीडियो बंद कर दिया। चटाक। इस बार बंसल ने अपने बेटे के थप्पड़ मारा और मारता चला गया। कमीने, तो इस काम के लिए तूने वो पैसे मांगे थे? एक बार करने से पहले मुझसे तो पूछा होता। अरे इन्होंने हमें काम सिखाया और तूने इन्हीं के बच्चों को मारने की सलाह कर रहे हो। कम बखत, तो खुद क्यों नहीं मर गया? सर माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो हाथ जोड़कर अगम और उसके पापा के सामने खड़ा हो गया। अगम का मन कर रहा था कि वो अजय को मारे। वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता था। वो अजय को उसके माँ बाप के सामने पीटना नहीं चाहता था। इतने में बाहर से पुलिस अंदर आ गई और अजय को गिरफ्तार कर लिया। अगम ने चैन को फोन किया। अजय को पकड़वा दिया है। उसके पापा को ये और फैमिली मेंबर में से किसी को पता नहीं था। ये इसके अपने दिमाग की उपज है। अब सड़ेगा जेल में। अच्छा किया, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने सोचा भी कैसे ये सब करने की। मैं आशीष से बात करूंगा, वो भी इस पर केस करे देगा। और बाकी सब कैसे हैं? चैन बोला। हाँ कह देना। बाकी सब ठीक है, पापा आ गए हैं। मम्मी काम में व्यस्त रहती हैं। दादी का शुगर कंट्रोल में है। और मेरा तो तुझे पता ही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगम समझ गया था कि वो परी के बारे में पूछ रहा है, फिर भी जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए परी का जिक्र भी नहीं किया। अब तुम ज्यादा मेरी टांग मत खींचो, तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चैन बोला। अच्छा, तो फिर सीधा बोलो कि परी का क्या हाल है। ये पुरानी फिल्मों की तरह क्यों घुमा फिरा के बात कर रहे हो? हाँ परी बिल्कुल ठीक है। उससे बात नहीं हुई है तेरी? अगम बोला। नहीं, बात नहीं हुई है। उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया और मैं इस जिद में हूँ कि वो करे, चैन बोला। बस यहीं पर हार मान ली? वो किसी और के फोन अटेंड करने लग गई ना, तो मुझे मत कहना। तू अपनी जिद लेकर बैठे रहना, अगम बोला। अच्छा मैं करता हूँ अभी, कहकर उसने फोन काट दिया। अगम हंस दिया। ये दुनिया का पहला भाई होगा जो किसी को अपनी बहन को फंसाने को कह रहा है, पर वो भी क्या करे, चैन है ही इतना अच्छा लड़का। उससे अच्छा परी के लिए शायद हो ही नहीं सकता। चैन कुछ देर तक अगम की कही बातों के बारे में सोचा। फिर उसने परी को फोन किया। परी अपने कमरे में बैठी थी। उसने झट से फोन उठा के कहा, हेलो चैन जी, आप वापस आ गए? नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं आ सकता। क्यों? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? चैन ने पूछा। और क्या, मिस तो करना ही है। आपने म्यूजियम ले जाने का वादा किया था, लेकर नहीं गए। आप गंदे हो, प्रॉमिस करके तोड़ देते हो, परी बोली। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। अगली बार आऊंगा तो जरूर घुमाऊंगा, पर तुम भी प्रॉमिस करो कि मेरे बिना किसी और के साथ नहीं जाओगी। हाँ, चैन बोला। किसी के साथ भी नहीं? अगम भैया या पापा के साथ भी नहीं? परी ने मासूमियत से पूछा। हाँ, उनके साथ भी नहीं, चैन बोला। कुछ देर सोचने के बाद परी बोली, ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी ही आऊंगा और अपना वादा निभाऊंगा, चैन ने कहकर फोन रख दिया। अगले दिन अगम होटल में बैठा सोच रहा था कि विराज ने अगम को फिर एक फोटो भेजी। आशीष फिर से फूलों का बुके फिर झलक के पास खड़ा उसे फूल दे रहा है। फोटो देखते ही अगम को गुस्सा आ गया। ये आशीष समझता क्या है? उसने आशीष को फोन किया। हेलो आशीष, तुम कहाँ हो? उस अजय बंसल के बारे में बात करनी थी। मैं मॉल के पास ही हूँ। तुम मॉल में ही क्या हो क्या? आशीष हैरान परेशान क्या करता है, वो बोला। अगम, अभी मैं जरूरी काम से बाहर आया हुआ हूँ, क्या हम शाम को मिले? झलक वार्ड से अपने कमरे में आई हुई थी जब उसने आशीष को खड़े देखा। वो उससे पूछने ही वाली थी कि उसने अगम का नाम सुना। वो वहीं रुक गई। उसने पास में बैठे विराज की तरफ सवालिया नजरों से देखा, मानो पूछ रही हो कि यहाँ क्या कर रहा है। विराज ने भी कंधे उचकाकर इशारों में कहा कि मुझे क्या पता, और वहां से चला गया। उधर अगम आशीष की बात सुनकर मन में बोला, साला वहां है जरूरी काम का। अगम का दिल कर रहा था वो उसे ढेरों सारी गालियां दे, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखते हुए बोला, आशीष तुझे पता तो है मैं कितना बिजी हूँ।
फिर भी मैं आ रहा हूँ। एक तू है, तूने कोशिश भी नहीं की आकर मुझसे बात करे। अब जल्दी आ जा, मैं तेरे मॉल के नीचे खड़ा हूँ। आशीष बोला, अच्छा मैं आ रहा हूँ, मेरी वेट करना। आशीष मुड़ा तो पीछे झलक खड़ी थी। झलक ने उससे पूछा, आशीष आप ये फूल क्यों लाए हैं? ये अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह हॉस्पिटल में फूल लेकर मत आया कीजिए। झलक, क्या आपको मेरे फूलों से पता नहीं चलता कि मैं क्या लाया हूँ? सच बात यह है कि आप मुझे पसंद हो। बहुत लड़कियां देखी, पर आप ही एक ऐसी हो जिसे दिल ने पसंद किया है। आशीष ने एक ही सांस में सब कह दिया। उसी वक्त विभा अंदर आई। वो देखकर हैरान रह गई। वो चुपचाप वापस आ गई। वो आशीष को पसंद करती थी। वो सुनना नहीं चाहती थी कि क्या जवाब होगा। अगर झलक ने हाँ कर दी तो वो सह नहीं पाएगी, और अगर अगर झलक ने ना कर दी तो आशीष का बुझा हुआ चेहरा वो देख नहीं पाएगी। वो तेज कदमों से चली जा रही थी। झलक इतनी देर से आशीष की बात सुन रही थी, फिर बोली, आशीष जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपको दोस्त के रूप में पसंद करती हूँ, प्लीज आप इसे दोस्ती ही रहने दें। आशीष उसकी बात सुनकर सुन्न हो गया था। वो क्या सोच रहा था और हो क्या गया। वो बोला, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? झलक सुनकर चुप हो गई, फिर बोली, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, प्रॉमिस करती जब होगा तो आपको जरूर बताऊंगी। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। अगर मेरी पेट कर रहा है, आशीष बोला। उसे इस बात का दुख था कि उसके फर्स्ट कॉन्फेंशन को रिजेक्शन मिल गया, लेकिन खुशी भी थी कि फिलहाल वो किसी और को पसंद नहीं करती थी। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। झलक उसकी बातों के बारे में सोचती रही। फिर उसे अगम का ख्याल आया। उस दिन उसने अगम की बात सुन ली थी, पर उसने इग्नोर कर दिया था। अगम उसे पहले दिन से चाहता है। वो भी अगम को पसंद करने लगी थी, पर वो अभी उसे और परखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि अगम दोबारा कॉन्फ्रेंस करता है कि नहीं। उसने आशीष की बात पर भी गौर किया। इसे अगम के सिवा किसी और के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब विराज वापस आया। लगता है कुछ खास ही कहा है आशीष ने जो इतना सोच रही हो, विराज बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस उसने कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने कह दिया कि मैं आपको सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। इससे ज्यादा हमारी कोई बात नहीं हुई। झलक बोली, इससे ज्यादा हो भी क्या सकता था? हाँ, अगम होता तो और बात होती। झलक, तुम अगम के बारे में क्यों नहीं सोचती? इतना अच्छा लड़का है, ऊपर से तुम्हें पसंद भी करता है। तुम ऐसे कैसे उसे इग्नोर कर सकती हो? वो बहुत ही अच्छा है। ये मत समझना कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है, पर मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसके जैसा दूसरा नहीं है। विराज बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई सेल्समैन आया है जो हर हाल में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। झलक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, हम तो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, दोनों तरफ की। भाई, अगर दोस्त खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। विराज बोला, शुक्रिया सर जी, जो आपने मेरी खुशी के बारे में सोचा। आप तो महान हैं। आहा। झलक ने मजाक करते हुए कहा। विराज भी हंस दिया। श्याम मॉल। अगम आकर माल के बाहर कार रोककर वेट कर रहा था। कुछ देर बाद आशीष आया। दोनों अंदर आशीष के ऑफिस में आकर बैठ गए। क्या बात है अगम? आशीष बैठते ही बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि उस अजय ने क्या किया? मैंने उसे पकड़वा दिया है। मैं तो तुमसे कहने आया था कि तुम परी के केस में उसने जो मॉल का इस्तेमाल किया उस पर कोई गौर किया है? अगम अंदर ही अंदर अपने मन में खुश हो रहा था कि उसने उसे झलक से दूर कर दिया। हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं उस पर केस करूंगा। परी तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बहन है। अगर उसे कुछ हो जाता तो बदनामी हमारी भी होनी थी। अच्छा बताओ, क्या मंगवाऊं, ठंडा कि गरम? आशीष बोला। अगम सोच रहा था, वैसे भी परी तुम्हारी भाभी ही बनने वाली है, बहन समान ही है। उसने कहा, फिर कभी पीऊंगा, अब तो आना जाना लगा रहेगा। अच्छा चलता हूँ। अगम का मेन मकसद पूरा हो गया था। आशीष को झलक से दूर करना था, उसने कर दिया। अब बैठकर क्या करना है? अगम बाहर आ गया। उसने शिमला जाना था। उसने जमीन की डील फाइनल कर ली थी। वो जल्दी से घर और शिमले के लिए निकल गया। झलक को शनिवार और इतवार की छुट्टी थी। उसने सोम और मंगलवार की छुट्टी ले ली। उसके पापा उसे मिलने को बुला रहे थे। वो चाहती थी कि पहले पापा इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें, फिर ही अगम से बात करेगी। उसने विभा से पूछा, विभा तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो, क्या बात है? झलक ने कहा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस असाइनमेंट के कारण थकावट है। चल तू ध्यान से जाना। विभा बोली, यार विभू, आज ना आशीष हॉस्पिटल आया था। उसने मुझे प्रपोज किया, पर मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मुझे वो पसंद है, लेकिन अच्छे इंसान के तौर पर। प्यार मैं किसी से नहीं करती। झलक बोली। सुनकर विभा खुश हो गई।
विभा ने पूछा, अगम के साथ क्या है? मुझे तो लगा था तुम्हें अगम से प्यार है। अरे नहीं, हाँ वो मुझे पसंद जरूर है, लेकिन पापा की मर्जी के बिना मैं उसे हाँ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि पापा को वो क्यों पसंद नहीं है। पापा को गलत फहमी है कि वो कोई गैंगस्टर है। मैं बात करके देखूंगी, फिर पता चलेगा। मेरी जिंदगी पापा की अमानत है, सो जैसा वो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। अगर मैं अगम को बहुत प्यार करने लगी और पापा ने ना माने तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकती और ना ही उस वक्त अगम को छोड़ सकती हूँ। इसलिए पहले ही पापा से पूछ लूं, फिर प्यार का सोचूंगी। झलक बोली, यार तू भी एंटिक पीस है, तेरे जैसा कोई और नहीं हो सकता। तुझे लड़कों की कमी नहीं है और तू पापा के खातिर प्यार को भी ठुकरा रही है। विभा बोली, यार तू कैसी बात कर रही है? माँ बाप के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो तुम्हें अपने माँ बाप से दूर कर दे वो कैसा प्यार है? उल्टा प्यार तो जोड़ता है। मेरे लिए पापा का प्यार सर्वप्रथम है, उनके आगे किसी का प्यार मायने नहीं रखता। तुझे भी बता रही हूँ, मम्मी पापा जितना प्यार कोई नहीं करता है। झलक बोली, अच्छा दादी अम्मा मान गई, ठीक है, मम्मी पापा से पूछकर प्यार करूंगी, ओके। विभा बोली। अगम का घर। अगम ने दादी से विदा ली तो दादी रो पड़ी। अगम से, जा पुत्र, उन्होंने पहले तेरे तो गोली चलाई थी, अब फिर कुछ ना कर देना। बेबे जी रो मत, जिसने ये किया था वो उसे पकड़ लिया है, वो बंसलादा मुंडा सी अब जेल में है, डरने की जरूरत नहीं है। अगम बोला, हाँ बेबे जी, आप परेशान ना हो, इस बार तो क्या, अब लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने सब देखभाल लिया है। अगम के पापा बोले। अगम शाम की ट्रेन से जा रहा था, दादी ने उसे कार से जाने नहीं दिया, इसलिए ट्रेन से जा रहा था। झलक भी ट्रेन से जा रही थी, वो खिड़की वाली सीट पर बैठी थी, वो अपना फोन चलाने में मस्त थी। तभी उसके बगल में अगम आकर बैठ गया। झलक ने मुंह उठाकर देखा, आप यहाँ कैसे? क्यों, क्या ट्रेन आपकी है या मेरे पर बैन लगा है कि मैं ट्रेन में नहीं जा सकता? अगम को अब भी गुस्सा था कि आशीष इसके लिए फूल लेकर आया था। उसने अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, आप तो खामखा नाराज हो गए, शिमला जा रहे हो? झलक उसका गुस्सा देखकर बोली, नहीं, मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ। हाँ जी, मैं शिमला जा रहा हूँ। अब ये मत कहना कि मैं आपके पीछे जा रहा हूँ, वो तो मुझे अपने काम की वजह से जाना है। अगम बोला। इतने में ट्रेन भी चल पड़ी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ कह भी नहीं रही हूँ, खुद से ही बातें बनाए जा रहे हैं। अगर नहीं बैठना है मेरे साथ तो दूसरी सीट पर बैठ जाओ, या फिर मैं ही दूर जाकर बैठ जाती हूँ। उसकी बातों से झलक को भी गुस्सा आ गया। अच्छा जी, उस आशीष की बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, तुम्हारे पास दिख नहीं रहे हैं, उसके फूल वहीं छोड़ आई क्या? अगम अब असल मुद्दे पर आया। पास में एक बुजुर्ग जोड़ा कब से इन दोनों को देख रहा था। वो आंटी बोली, बेटी ऐसे नाराज नहीं होते, हर पति ऐसा ही होता है। वो खुद किसी से बात करें, किसी की भी तारीफ करें, लेकिन पत्नी से कोई हंस कर बात करे तो मिर्ची लग जाती है। दोनों एक साथ बोले, हम पति पत्नी नहीं हैं। बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, हर रिश्ते में ये सब तो होता ही है। वो अंकल बोले। अगम झलक को घूरे जा रहा था। झलक गुस्से से उठी और बैग उठाया ही ताकि गाड़ी ने झटका सा दिया। झलक अगम पर गिर गई। दोनों बहुत करीब थे, वो अगम की बाहों में थी। अगम ने उसे गिरने से बचा लिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे देख रहे थे। ट्रेन की सीटी ने उन्हें वर्तमान में लौटाया। झलक उसकी गोद से उठी। अगम ने पकड़कर उसे उसकी जगह पर बिठा दिया। झलक भी चुपचाप बैठ गई। आंटी अंकल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद झलक को नींद आ गई। उसका सिर इधर उधर बार बार झूल रहा था। अगम थोड़ा उसकी तरफ खिसक गया। उसने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रखा। वो आराम से उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। सामने बैठे अंकल आंटी उसे देखकर हंस दिए। अगम बोला, ये डॉक्टर है ना, तो इसकी नाइट ड्यूटी थी, इसे नींद आ गई। ओह, ये डॉक्टर है? अंकल बोले। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।